दोस्तों नमस्कार। आवाज़ की दुनिया में आपका स्वागत है। आज के दिन की खास चर्चा में आज आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं। आज का दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज पुण्यतिथि है और उसके उपलक्ष्य में ही जानेंगे कुछ उनके जीवन से जुड़े हुए अंतिम पलों को कि क्या घटनाक्रम ऐसे उनके जीवन में गुजरे जिसके परिणाम स्वरूप एक तेज तर्राक नेता जिसने भारत की कमान 16 साल 9 माह 12 दिन तक संभाली, क्या ऐसी बातें हो चली थी, क्या घटनाक्रम उनके जीवन में हुए थे कि एक रूखापन उनके जीवन में आ चला था, थोड़ा दूरी बनाने लग गए थे, उनके काम के घंटे कम हो गए थे, क्या ऐसी बातें हुई थी। इस पूरे वीडियो में उन महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर हम बारीकी से नज़र डालेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा। देखेंगे ये है नेहरूज लास्ट जर्नी 1964। आज ही के दिन 27 मई 1964 यानी कि 59 ईयर्स पहले क्या ऐसे घटनाक्रम घटे थे, उन सभी को इस पूरे वीडियो में सजाया गया है। खास जो एक गर्मजोशी से नेहरू साथ जो ट्राइस्ट ऑफ डेस्टिनी इनका लाजवाब 15 अगस्त 1964 उस 15 अगस्त 1947 को जो लाजवाब भाषण इनका दिया गया पूरे विश्व भर में जगजाहिर है। किस तरीके से भारत ने एक आज़ादी प्राप्त की और इनके ही नेतृत्व में आज DRDO है, न्यूक्लियर पावर जो रिएक्टर्स काम कर रहे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी काम कर रही है, IIMs काम कर रही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज काम कर रहे हैं, IIMs मैनेजमेंट काम कर रहा है। और ये सभी कहीं ना कहीं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, आप डैम्स की बात करते हैं, ये सब कहीं सारी चीज़ें प्लानिंग कमीशन जो है, जो आज नीति आयोग के रूप में है, प्लानिंग कमीशन जो कि रूस से ये कंसेप्ट लेके आए थे, इन्हीं का कहीं प्लानिंग कमीशन की बात इनके द्वारा रखी गई थी। तो विशेष रूप से हम देखेंगे कि क्या वो महत्वपूर्ण घटनाक्रम मैं आपको जिक्र याद दिलाना चाहूँगा। 1962 का जो वर्ष है दिमाग में जहन में एक बार डालता है कि वो एक ऐसा साल था कि जब भारत और चीन के मध्य में युद्ध हुआ और वो एक प्रकार से धोखा था कि जिसको कि पंडित नेहरू कभी पचा ही नहीं पाए, जो कि हिंद चीन भाई भाई का नारा दे रहे थे, पंचशील के सिद्धांतों पे कार्य करते, गुटनिरपेक्ष आंदोलन था। तो एक प्रकार से भारत एक अलग पहचान बनाते हुए आगे बढ़ रहा था। तो कहीं ना कहीं जिसका उन्होंने कभी सोचा नहीं था वो एक घटित होना और जिसके बाद ही एक चमचमाता चेहरा कहीं बेरुखी की तरफ बढ़ चला, एक मायूसी और उनके जीवन के काम के घंटे जो थे वो कम हो चले थे, बीमारियों से ग्रसित होना कहीं ना कहीं, तो ये कहीं ना कहीं उनके वर्ताव में देखने को मिल रहा था। तो ये 21 नवंबर 1962 को जो भारत और चीन के मध्य एक जो मसौदा तैयार होता है, समझौता होता है, सीज़ फायर कह सकते हैं हम उसे, कि एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर बात होती है। और उसके बाद के घटनाक्रमों पे बात करें तो 8 जनवरी 1964 का जो दिन है वो खास दिन की उस भारत जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक वार्षिक अधिवेशन जो हर साल होता है वो 8 जनवरी को भुवनेश्वर में हो रहा था। और मैं आपको याद दिलाऊं कि भुवनेश्वर में जब वो उद्घोष के लिए उन्हें बुलाया जाता है तो करीबन वो चल के जाते हैं और 3 या 4 मिनट का उद्घोष के बाद अचानक से वह मंच पर दाहिनी तरफ गिर पड़ते हैं और अचानक से उन्हें राइट साइड में पक्षाघात होता है। और उसके बाद इंदिरा जी जो उनके नज़दीक ही थी तुरंत भाग कर आती है, उन्हें मेडिकल सहायता प्रोवाइड की जाती है। और उसके बाद खास की 14 जनवरी 1964 उड़ीसा के राजभवन में वो उनका मेडिकल ट्रीटमेंट चलता है। जब थोड़े सहज महसूस होते हैं तो 26 जनवरी 1964 का दिन खास दिन है। आप सभी जानते हैं कि भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। उस दिन समारोह में शामिल होने के लिए नेहरू तैयार हो चले थे। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं भारत चीन युद्ध के समय की हैं। सैम मानेकशॉ का तस्वीर आप देख पा रहे हैं, किस तरीके से गर्मजोशी से सैनिकों से मिले थे। परंतु इसके बाद कहीं ऐसे बदलाव उनके चेहरे पे देखने को दिख रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे कि 26 जनवरी 1964 के समारोह में शामिल हुए और उसके बाद फरवरी 1964 संसद सत्र का भाषण। ये संसद सत्र का भाषण जो है प्रधानमंत्री देते हैं, खास होता है। तो वो भाषण जब दे रहे थे तो वो भाषण भी इन्होंने बैठ कर दिया। तो ये खास चर्चा का विषय था कि जो अपने जीवन में कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो देखने को सारे ही
सत्र में देखने को मिल रहा था कि क्या ऐसा नेहरू में बदलाव हो चला है, तो वो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में आज चला था कि ये सब कहीं ना कहीं 1962 के युद्ध के बाद ही ये बदलाव देखने को मिल रहे थे। यानी कि इसी व्यक्तित्व पे कभी झुर्रियाँ देखने को नहीं मिली थी। बड़े बड़े पत्रकारों ने, जय अकबर ने उनकी जीवनी में लिखा है, बड़े बड़े इंडियन एक्सप्रेस के संवाददाता ने उनके बारे में लिखा है, बड़े गर्मजोशी से हर किसी से मिला करते थे, पर वो धीरे धीरे लोगों से दूरियां बनाते जा रहे थे। और उस संसद सत्र का भाषण के बाद एक खास महत्वपूर्ण घटनाक्रम एक होता है कि भारत के जो दूसरे प्रधानमंत्री बने पंडित लाल बहादुर शास्त्री, उनको भी वह शपथ दिलाते हैं एज ए कैबिनेट मंत्री। और ख़ास बात थी कि कैबिनेट मंत्री बिना मंत्रालय का, यानी कि खाली शामिल किया जाता है बिना मंत्रालय का, तो जो भी एक चर्चा का विषय था। और उसके उपरांत ही पंडित नेहरू के दौरान कि अब ये मुद्दा चल पड़ा था लोगों में कि भाई हु विल आफ्टर पंडित नेहरू, यानी कि पंडित नेहरू के बाद कौन, एक ख़ास चीज़ थी। तो कहने का मतलब है कि जब वो सर्वे हुआ, उस सर्वे में ये निकल कर आया कि पहले नंबर पर लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम आता है, दूसरे नंबर पे कामराज का नाम आता है, तीसरे नंबर पे इंदिरा गांधी जी का, और चौथे नंबर पर मोरारजी देसाई का नाम आता है। तो कहीं ना कहीं लोगों में जहन में ये बात तो चल रही थी कि अब पंडित नेहरू के बाद किसी ना किसी को भारत की कमान संभालनी तो पड़ेगी। परंतु और उसके बाद हम देखते हैं कि 22 मई 1964 का एक खास दिन है, जब 7 माह के बाद पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए पंडित नेहरू सबके सामने आते हैं। 200 के आसपास पत्रकार बताए गए थे इस रिपोर्ट में, जो कि रेहान फजल BBC के द्वारा प्रस्तुत है, जिसमें कि बड़ी गर्मजोशी से एक एक सवालों का जवाब बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने दिया। और उनके स्वभाव में ये शुरू से ही था कि वह हर सवाल को बड़े अच्छे ढंग से लेते थे और उसका इस तरीके से जवाब देते थे कि संतुष्टि अपने आप पत्रकार के वो आत्मसात कर लेता था उसको। ये एक उनकी खास पहचान पंडित नेहरू की। और पंडित नेहरू इतने ज़मीनी कह सकते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री भारत को ना कभी हुए ना होंगे। ख़ास उनके जीवन में देखा जाता था कि आप अगर कभी घूमने जाएं तो 3 मूर्ति भवन, जो उनका सरकारी आवास हुआ करता था, उसके प्रवेश द्वार में जब घुसते हैं तो मैं आपको वो चित्र दिखाऊंगा कि पंडित नेहरू का एक तस्वीर लगी हुई है 3 मूर्ति भवन। और इसके आवास के जब आप निकलते हैं तो गैलरी में एक कोटेशन लगा हुआ है कि मैं भारत का प्रधान सेवक के रूप में कार्य करूँगा। तो ये बात तो उन्होंने किस समय लिख दी थी, और ये उनके खुद के कोटेड लाइन्स हैं कि मैं भारत के प्रधान सेवक के रूप में, एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, प्रधान सेवक के रूप में काम करूँगा। तो इस तरीके के पंडित नेहरू थे। बच्चों में जगजाहिर है वो चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। 14 नवंबर जो उनका जन्म दिवस बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये उनका निवास शयन कक्ष, जहाँ पर आखिरी समय उन्होंने गुजारा। ये आपको मैं बताता हूँ। फिर एक वाक़या चलता है 22 से 25 मई 1964। ये जो 3 दिन का समय है, जो डॉक्टरी सलाह के बाद इंदिरा जी के साथ वह 3 दिन के लिए देहरादून यात्रा पे गए, जहाँ आराम उन्होंने गुजारा, क्योंकि कुछ तकलीफ़ें तो घेर रही थी उन्हें, पक्षाघात हुआ था, पर रिकवर हो गए थे। और फिर 26 मई 1964 को जब लौट कर आते हैं तो वो उन सभी फाइलों को निपटाया जो, और उनका एक रूटीन रहता था। हालांकि 18 घंटे से अब उनका कार्य करने की क्षमताएं घट कर वो 12 घंटे भी काम कर रहे थे। आप ये मानिए कि सभी फाइलों को पर्सनली नोट डाला करते थे और देखा करते थे और उसका फीडबैक भी दिया करते थे, खास चीज़। उसके बाद वह 26 मई उस दिन के सभी फाइलों को निपटाने के बाद वह अपने शयन कक्ष में सोने के लिए चल पड़े। और फिर जब सोने के लिए गए तो बगल में उनका सहायक नत्थू, वो शुरू से उनके साथ रहता था। नत्थू के साथ उनका स्नेह बड़ा पुराना है। कितवई जो उनके कितवई साहब थे और उनके एक निजी सहायक भी रहे हैं, IAS रहे हैं, आई थिंक मथई साहब थे। तो उन्होंने एक बार बताया कि जब मैं नेहरू जी का इंतज़ार किसी मीटिंग के लिए कर रहा था तो नेहरू जी बैठे हुए थे और मोजे नहीं पहन रखे थे। तो वो जानना चाहे कि क्या कारण है, तो वो अंदर जब गए तो देखा कि नत्थू उनके मोजों को सील रहा है। तो ये देखिए कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जो कि मोजे भी फटे हुए और उसको भी सिलाई करके पहन रहा है।
आप ये देखिए, उनके मतलब फिजूल खर्ची उनके जीवन में बिल्कुल ही नहीं थी, मतलब उसको वो बेकार मानते थे। तो अगर यहाँ कहें कि कंजूस थी उनकी कंजूसी, परंतु साथ के साथ ऐसे फैसले तुरंत लिया करते थे कि एक पेंटिंग की जब नीलामी हो रही थी, जो कि पेंटिंग संबंधित थी महात्मा गांधी से, बड़ी शानदार पेंटिंग थी, उसकी जब नीलामी तो तपाक से उसकी बोली जब 5,000 पहुंची, तो नेहरू ने 5,000 रुपये तुरंत दे के वो एक निर्णय लिया। तो यानी कि वह ये बिल्कुल जानते थे कि किस तरीके से किस समय पे क्या निर्णय करना है। ये उनके व्यक्तित्व की एक खास झलक देखने को मिलती है, जो बाद के किसी नेता में इस तरीके थे। और उनकी जो एक एक बात आप ये देखिए कि भारत का प्रधानमंत्री उनकी बहन जो थी, बड़ी बहन, सॉरी उनकी छोटी बहन जो उनसे 10 साल छोटी थी, अपने जो मेनन थी, कृष्णा हटी सिंह थी, और अपने बड़ी बहन हैं। और जब उनकी बड़ी बहन का बिल आता है तो वो कहीं देहरादून में गई थी, और देहरादून में जब जाती हैं और वहाँ से जब लौट के आती हैं तो वहाँ देहरादून नहीं है, वो जगह है शिमला में वो कुछ दिन गुजारती हैं और वो रेस्ट हाउस से निपट आती हैं। तो वहाँ के जो केयर टेकर थे वो एक IAS थे, और बाद में वो नेहरू जी को कई वर्षों बाद फ़ोन करते हैं कि आपका कुछ पेमेंट आपकी जो सिस्टर हैं वो वहाँ पर आई थी और उनका ये पेमेंट ड्यू है। जब नेहरू जी को ये बात बताते हैं तो नेहरू जी कहते हैं देखो कितना है, वो बोलते हैं 2,500 रुपये का पेमेंट है। बोला मैं एक बार में तो 2,500 रुपये का पेमेंट कर नहीं पाऊंगा, पर आप एक काम करें 5 किस्तों में मैं पेमेंट ज़रूर चुका दूंगा। तो इस तरीके के आपके प्राइम मिनिस्टर रहे प्रथम प्रधानमंत्री, जो भारत की कमान उनके हाथ में रही है। बच्चों से बड़ा खास लगाव था, और उनकी खास बातें कि जब अपनी गाड़ी में निकलते थे, कहीं पर भी अगर पानी का पाइप चल रहा है, नल चल रहा है, रुककर गाड़ी रुकवाते थे और नल को बंद किया करते थे। एक खास किस्सा और उनके जीवन से और जुड़ा है कि जब वो रियाद के सुल्तान के यहाँ पर आमंत्रित किए गए थे, तो रियाद के महल पे बड़ी चाक चौबंद मतलब लाइटिंग की गई थी, बड़ी शानदार पूरे महल में। और जब सभी मेहमान सोने के लिए गए, तो उससे पहले नेहरू जी जब टहल रहे थे, उन्होंने देखा कि सब तो सो चुके हैं, पर ये लाइटें किस लिए जल रही। तो उन्होंने बाकायदा जाकर गार्ड के साथ एक एक लाइट खुद बंद किया था। तो ये एक खास चर्चा के उनके व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। तो फिर देखते हैं कि 26 मई 1964 को सभी फाइलें निपटाने के बाद वह जब सोने अपने शयन कक्ष में चल पड़े, तो 27 मई 1964 का दिन, यानी कि आज ही का दिन, प्रातः 6:25 पर उनकी नींद खुलती है। और वो थोड़ा असहज महसूस करते हैं, परंतु वो देखते हैं कि उनका जो नत्थू उनका सहायक था वो बगल की मेज पर ही सो रहा था। उनकी शुरू से आदत रही थी, नत्थू अगर कोई सहायक सो रहा है तो उसको जगाते नहीं थे कि जब तक उसकी नींद पूरी हो जाए। तो उन्होंने थोड़ा इंतज़ार किया बिस्तर पे, और करीबन घंटे सवा घंटे बाद नत्थू जब आँख खुली तो नत्थू को कहलवाया कि भाई मुझे थोड़ा असहज महसूस हो रहा है, आप बुलाइए, इंदिरा जी को बुलाइए, या डॉक्टर बेदी होंगे। तो तुरंत 2 मिनट के अंदर इंदिरा जी, डॉक्टर बेदी जी आ गए, और उन्होंने तुरंत नेहरू जी का जब मुआयना किया तो वो जाना कि नेहरू जी बस इतना कह पाए कि बड़ा दिग्भ्रमित सा महसूस कर रहा हूँ, असहज, और इतनी देर में नेहरू जी बेहोश हो जाते हैं। डॉक्टर जो बेदी हैं वो उनका मुआयना करते हैं, तो वो बताते हैं कि नेहरू की बड़ी धमनी एरोटा फट गई है, और इसके लिए तुरंत उपाय ये था कि उनको खून चढ़ाना पड़ेगा। और ख़ास बात थी कि इंदिरा जी और नेहरू जी का, जो पंडित नेहरू थे, उनका खून एक ही ब्लड ग्रुप था उनका। और तुरंत जब ये व्यवस्था की गई, परंतु सहयोग ये थे, असहयोग की बात ये देखिए कि उससे पहले ही नेहरू जी कोमा में चले जाते हैं और इंदिरा जी का खून नहीं चढ़ाया जा सका। और 27 मई को आज ही के दिन 1:44 यानी कि दोपहर के 1:44 पर उन्होंने अंतिम सांस ली, और आज ही के दिन वो दिवंगत हुए, और उसके बाद वो कोमा में चले गए। तो ये एक ऐसा समय था कि एक ऐलान कर पाना कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री आज रुखसत हो चले हैं, बड़ी एक बात थी कि जो बड़ा मुश्किल था।
तो परंतु फिर भी बात बताई गई और आप जिस तरीके से देख रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि वो फ्यूनरल के समय के क्या घटनाक्रम थे, उनको भी जानेंगे। 3 मूर्ति भवन में उनके जो वही आवास पे था, वहाँ जो भी लोग थे उनको सूचित किया गया। कैबिनेट उनके मंत्री आए, सभी लोग आए। बड़ा मतलब दुख भरा माहौल था। और उस समय देखेंगे कि लिली है, गेंदा है और गुलाब है जो उनका पसंदीदा था फूल, उससे मतलब पूरी तरीके से उनको सिल्लियों पे, बर्फ़ की सिल्लियों पे रखा था। क्योंकि मई का महीना था, बड़ा गर्मी था, तापमान बड़ा ज़्यादा था। तो उसको साफ़ रखने के लिए वो इस तरह की व्यवस्था की गई थी कि वो लोगों का हुजूम भी बहुत ज़्यादा था। मिलने वालों को जहाँ तक खबर पहुँची थी, उनकी जो उनकी छोटी बहन थी, दोनों बहनें वहाँ पर आ गई थी। और तुरंत पहुँचने वालों में सबसे पहले थी इंदिरा जी थे। और करीबन कहें तो उनकी जो जब उन दिवंगत हुए तो वो करीबन उस हुजूम में, आपको मैं बताऊं, तस्वीर दिखाऊं, ये वो हुजूम है। करीबन 20 लाख की तादाद थी। 20 लाख की वो तादाद थी कि किस तरीके से लोग बस अपने चहेते प्रधानमंत्री को अंतिम विदाई देने के लिए आए थे। और ये कुछ लाइनें हैं जो नेहरू जी ने लिखे थे। अगर कोई मेरी याद करे तो मैं चाहूँगा कि वह ढंग से करे। यह वह इंसान था जो तहे दिल भारत और भारतीयों को मोहब्बत करता था, और वे भी उस पर मेहरबान थे और उसे बेहद मानते और चाहते थे। ये खास लाइनें उन्हीं की लिखी हुई थी, नेहरू जी की। और उनका जो फ्यूनरल है, करीबन उसमें व्यवस्था के लिए 8,000 सैनिकों और 16,000 पुलिस सहायकों को शामिल किया गया था जो व्यवस्था में बंधे हुए थे। और जो अंतिम यात्रा निकाली गई थी 3 मूर्ति भवन से यमुना तक, वो करीबन 5 मील का दूरी थी, जिस 5 मील की दूरी को तय करने में करीबन 3 घंटे का समय लगा था। और एक गन कैनन जो ट्रक था उसके ऊपर उनके शव को रखा गया था, जहाँ से मार्च किया जा रहा था। आप देख सकते हैं इसमें, ये आखिरी फ़ोटोग्राफ है उनका। काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं, बीमार भी थे। और उस समय जो गन कैनन है उसके ऊपर आगे की तरफ खादी की साड़ी पहने हुए इंदिरा, और इंदिरा के साथ उनके पुत्र, बड़े पुत्र संजय गांधी थे। और राजीव को खबर कर दी गई थी, पर राजीव उस समय लंदन में हुआ करते थे। वो बाद में पहुंचते हैं, पर 28 मई को नहीं पहुंच पाए थे। तो करीबन 20 लाख लोग इस अंतिम विदाई में शामिल हुए। और जब इंदिरा जी आखिरी बार अपने पिता के पास जाती हैं तो वो वर्णन भी है कि वो उनके चरणों में एक ख़ास बात, यहाँ मैं एक और चीज़ आपको कोट करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि उनकी अंतिम इच्छा, वसीयत में उन्होंने लिखा था कि उनकी अंत्येष्टि जो है वो धर्मनिरपेक्ष तरीके से की जाए, इस तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया जाए। परंतु इंदिरा जी ने ये बात नहीं मानी और हिंदू रीति रिवाज से उनकी जो अंतिम संस्कार किया गया। हालांकि इस चीज़ का उन्हें दुख भी रहा कि अपने पिता की अंतिम इच्छा को जो पूरा किया। हालांकि वो जानते थे, वो धर्मनिरपेक्षता को मानते थे और वे एक संदेश देना चाहते थे कि ये सब तो, हालांकि एक समय ऐसा था कि अब हिंदू रीति रिवाज से ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। और उनकी चिता को आग, 17 साल के संजय गांधी ने चिता को आग लगाई। दलाई लामा मौजूद थे। दलाई लामा बाद में आए थे। इलाहाबाद में जब उनकी अस्थियां विसर्जन के लिए जाती है तो इलाहाबाद में दलाई लामा भी मिलते हैं। और ख़ास बात यहाँ पर एक बात बताएंगे कि जब अंतिम बार इंदिरा जो थी वो करीबन 8 मिनट तक वहाँ पर मौन खड़ी रही थी, और एक हाथ में लिए उनके पैरों की तरफ उन्होंने चंदन की कुछ लकड़ियाँ रखी और पिता को आखिरी बार उन्होंने देखा, अपने बापू को। और आपको एक ख़ास बात बताएं कि 13 दिन बाद जब इलाहाबाद में उनकी अस्थियां विसर्जन करने के लिए ले जाई गई तो उस समय राजीव थे साथ, और संजय भी थे। तो आपको एक ख़ास चीज़ बताएं कि इलाहाबाद तक की यात्रा, जो एक विशेष ट्रेन जिसमें हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे, वो ट्रेन व्यवस्था की गई। उस ट्रेन के अंदर आपको जानकारी दूं कि उस ट्रेन में नेहरू जी की अस्थियां थी और साथ में कमला नेहरू की भी अस्थियां थी। नेहरू जी हमेशा जो अस्थियां, कमला नेहरू वो उनकी धर्मपत्नी थी जो 30 वर्ष पहले उनका देहांत हो गया था, और वो अस्थियां वो स्विट्ज़रलैंड से लाए थे।
वहीं इलाज चल रहा था, वहीं उनका देहांत हुआ, स्विट्ज़रलैंड से लाए। परंतु वो अस्थियाँ तब उन्होंने विसर्जित नहीं की थी, वो हमेशा अपने सिरहाने पर उनको सहेज के रखा करते थे। और ये अस्थियाँ अब 13 दिन बाद, यानी कि 27 को उनका देहांत हुआ, उसके 13 दिन बाद ये अस्थियाँ इलाहाबाद में दोनों के साथ ही प्रवाहित की गई। और उनकी वसीयत में उन्होंने साफ लिखा था कि मेरी जो राख है वो भारत के प्रत्येक राज्य में उस कामगार, उस किसान के खेत में बरसा दी जाए जो देश के लिए था मेहनत करता है। तो ऐसा ही किया गया। और साथ के साथ जो उनके पैतृक स्थान था श्रीनगर है, वहाँ पर तो जो इंदिरा जी हैं वो खुद उन अस्थियों को, राख को लेके जाती हैं और एक भारतीय नौसेना के विमान में, जो नौसेना के अधिकारी थे के एन शास्त्री की मदद से, कश्मीर की भूमि पर छितरा देती हैं। और इसी तरीके से बाकी अन्य राज्यों में भी इसी तरीके से उनकी राख को छितराया जाता है, जैसा कि उनके अंतिम इच्छा में लिखा गया था। तो बड़े शानदार एक नेता को किस तरीके से लोग याद रखें, आज भी है। उनका ये हुजूम आप देख रहे हैं, जनता किस तरीके से 20 लाख का हुजूम उसमें था। तो एक शानदार भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, बड़े शानदार तरीके से भारत की कमान उन्होंने 16 साल 9 महीने 12 दिन तक संभाली। और उसके बाद कुछ समय गुजारी लाल नंदा जो कार्यवाहक रहते हैं, उसके बाद 4 दिन के बाद लाल बहादुर शास्त्री को भारत की कमान दी जाती है, जो कि अपने आप में एक शानदार प्रतिभा के धनी थे। तो आखिर की बात अगर करें तो एक व्यक्तित्व, शानदार व्यक्तित्व को अगर हम देखें तो उनके लिए एक आखिरी लाइनें हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की हैं, कुछ जानी मानी पंक्तियां हैं जो मेरे जहन में आती हैं। और आपको मैं बताऊं कि ये पंक्तियां पंडित नेहरू अपनी मेज़ के नीचे सहेज के रखते थे। वो पंक्तियां थी, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये पंक्तियां विशेष बड़े स्नेह के साथ पंडित नेहरू अपने मेज़ के साथ रखते थे। इसी के साथ नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष कुमार। जय हिंद, जय भारत।